आज का हमारा लेक्चर मोहम्मद हनीफ के मशहूर नावल अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज़ पर है। ये नावल सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टाइल नहीं बल्कि एक हिस्टोरिकल फिक्शन भी है जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री के एक बहुत क्रूशल मूवमेंट को एक्सप्लोर करता है। वो क्या था? जनरल ज़िया-उल हक की मिस्टीरियस डेथ। हनीफ ने इस नावल में हिस्ट्री, कंस्पिरेसी थीरीज और डार्क ह्यूमर का ऐसा ब्लेंड दिया है जो एक तरफ सीरियस रिफ्लेक्शन भी है और दूसरी तरफ एक इंगेजिंग नैरेटिव भी है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो सिर्फ पेपर से पहले नावल का एक ओवरव्यू लेना चाहते हैं तो ये लेक्चर स्पेशली मैं आपके लिए बना रही हूँ। इसमें मैंने टाइटल सिग्निफिकेंस, मेजर थीम्स, करेक्टर एनालिसिस और इम्पोर्टेंट रेफरेंसेस डिस्कस किए हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग रिफ़्रेश हो जाए और आप एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंटली लिख सकें। उसके अलावा अगर आप डीप अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं तो इस नावल के ऊपर मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दो लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। मैं लिंक इसी की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी और जिसको पीडीएफ चाहिए हो वो भी आप लोग मेरी डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइटर्स पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। मोहम्मद हनीफ एक पाकिस्तानी राइटर हैं और जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने अपनी मिलिट्री बैकग्राउंड और जर्नलिस्टिक इंसाइट को इस्तेमाल करते हुए इस नावल को लिखा है। उनका स्टाइल बोल्ड है और उनकी टोन स्टैटिकल है, लेकिन एक हिडन सीरियसनेस भी उनके नावल में हम लोगों को दिखती है। मोहम्मद हनीफ ने किसी भी चीज़ को डायरेक्ट क्रिटिसाइज़ नहीं किया, मगर जो लोग हिस्ट्री और पॉलिटिक्स को समझते हैं वो इजीली उनके हिडन मैसेजेस को डिकोड कर सकते हैं। टाइटल सिग्निफिकेंस अगर हम लोग देखें तो नावल एम्बिग्यूटी रखता है और मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ दिखाता है। टाइटल अ केस ऑफ मैंगोज़ से हम लोगों को लगता है कि मैंगोज़ का कोई रोल हो सकता है, लेकिन हनीफ डेलिबरेटली कोई एक कंक्लूजन नहीं देते। नावल में जो थ्योरीज़ हम लोगों को दिखती हैं उनमें एक पॉइजन मैंगो थ्योरी है जिसमें नावल में मेंशन है कि मैंगोज़ को पॉइजन किया गया था जो इवेंचुअली ज़िया और उनके साथियों ने खा लिया था, उनकी मौत का सबब बने थे। ये थ्योरी जनरल अख्तर और अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट का हिंट देती है। उसके अलावा नावल में एक थ्योरी ये भी है कि एक कोबरा स्नेक कॉकपिट में छुपा दिया गया था जो क्रैश का सबब बना था। उसके अलावा मैकेनिकल फेलियर भी हो सकता है या सीआईए की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। ये भी हिंट हम लोगों को दिखता है क्योंकि ये सब कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स से लिंक था। उसके अलावा नावल स्टेरिकल टून में दिखाता है कि ज़िया की डेथ एक डिवाइन पनिशमेंट भी हो सकती है जो उसके एक्शंस का रिजल्ट था। हनीफ इंटेंशनली एक डेफिनेट आंसर नहीं देते क्योंकि असली ज़िंदगी में भी ज़िया की जो डेथ है वो मिस्ट्री बनी हुई है। नावल का टाइटल एक सिंबॉलिक रेफरेंस है जो करप्शन, पावर की फ्रेजिलिटी और अनप्रिडिक्टेबल रिवेंज को हाईलाइट करता है। प्लॉट ओवरव्यू अगर हम लोग लें तो नावल की कहानी मल्टीपल पर्सपेक्टिव से नरेट की गई है, मगर सेंट्रल कैरेक्टर अली सिगरी है जो एक यंग मिलिट्री कैडेट है जिसका बाप कर्नल कुली अनएक्सप्लेन्ड सर्कमस्टांसेस में मर जाता है। अली को शक होता है कि इसके पीछे जनरल ज़िया का हाथ है और वो अपने तरीके से रिवेंज लेने का प्लान बनाता है। इसके अलावा नावल की पैरेलल स्टोरीज़ में हम लोगों को दिखता है कि जनरल ज़िया का पैरानॉय, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की इंटरनल पॉलिटिक्स और उनके खिलाफ बनती कंस्पिरेसीज़ ये सब दिखती हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि नावल एक अल्टरनेटिव थ्योरी प्रेजेंट करता है जनरल ज़िया के प्लेन क्रैश की, जो हिस्ट्री में एक मिस्ट्री बनी हुई है। नावल में हनीफ ने मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ भी दिखाई हैं, जिस तरह मैंने अभी आपको टाइटल सिग्निफिकेंस में भी बताया कि क्या ये एक इनसाइड जॉब थी, क्या अमेरिकन सीआईए इन्वॉल्व थी, या फिर मैंगोज़ जो प्लेन में थे उन्हीं में कोई पॉइजन था। ये एम्बिग्यूटी ही इस नावल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं मेजर थीम्स जो इस नावल के अंदर हम लोगों को दिखी। पावर और पैरानॉय। सबसे पहले जनरल ज़िया एक डिक्टेटर है जो हमेशा किसी हिडन थ्रेट से डर रहा था। ये पावर की वो साइड है जो अक्सर रूलर्स को पैरानॉइड बना देती है। जब आप पावर में होते हो तो आपको ख़तरा भी होता है कि भाई इधर से कोई आके मुझे मार देगा, उधर से ये मेरा दुश्मन है, तो ये होता रहता है। तो ये एक थीम हम लोगों को दिखाई। उसके अलावा रिवेंज और जस्टिस की थीम दिखाई कि अली सिगरी की जो जर्नी थी वो एक रिवेंज स्टोरी लगती है, मगर इस नावल की आयरनी ये है कि कभी किसी का रिवेंज कंप्लीट नहीं होता। ठीक है। उसके अलावा स्टाइल और मिलिट्री एंड पॉलिटिक्स ये दिखा। हनीफ ने मिलिट्री और पॉलिटिक्स की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करने की कोशिश की है कि कैसे एक मुल्क के अंदर लोग डिक्टेटरशिप को जस्टिफाई करते हैं और कैसे एक डिक्टेटर अपनी डेथ से पहले भी खुद को चूजन बाय गॉड समझता है। उसके अलावा फेट वर्सेस फ्री विल दिखी हम लोगों को। नावल में हर करेक्टर कुछ ना कुछ प्लान कर रहा होता है, मगर एंड रिजल्ट अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। ये हम लोगों को बताता है फेट वर्सेस फ्री विल, क्या सब कुछ फेट डिसाइड करता है या इंसान अपनी चॉइस से अपना फ्यूचर खुद कंट्रोल कर सकता है। उसके अलावा कैरेक्टर एनालिसिस अगर देख लें तो हम लोगों के पास 5 कैरेक्टर्स हम लोगों को दिखते हैं इसके अंदर।
एक अली सिगरी जो एक इंटेलिजेंट, सिनिकल और रिबेलियस मिलिट्री कैडेट है जो अपने बाप की मौत का जवाब ढूंढता है। उसके अलावा जनरल ज़ियाउल हक, नावल का डिक्टेटर जो पैरानॉय का शिकार हैं और हर चीज़ को इस्लामिक जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा कर्नल कुली जो अली सिगरी के बाप थे, एक सिंबॉलिक कैरेक्टर थे, एक ऐसे आदमी थे जो सिस्टम का हिस्सा थे मगर सिस्टम ने उन्हीं को ख़त्म कर दिया था। उबैदुल्लाह जो अली के रूममेट हैं और एक फ़िलॉसफिकल और मिस्टीरियस कैरेक्टर हैं, उनकी और अली की दोस्ती नावल में एक लेयर्ड डायमेंशन ऐड करती है। उसके अलावा लास्ट पे कैरेक्टर आ जाता है आईएसबी, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। नावल में इंटेलिजेंस एजेंसीज का रिप्रेजेंटेशन एक पावरफुल फोर्स के तौर पर होता है जो किसी भी हद तक जा सकती है अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। कुछ रेफरेंसेस मैंने ऐड किए हैं जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को और अच्छा बनाने के लिए जब आप आंसर लिखेंगे। एक आप ये लिख सकते हैं, ओपनिंग लाइन है, यू माइट हैव थॉट दैट आफ्टर ऑल दीज ईयर्स समवन वुड हैव रिटन अबाउट इट। ये लाइन नॉवल का टोन सेट करती है और एक हिडन ट्रूथ या कंस्पिरेसी हिंट करती है। उसके अलावा हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर हम लोगों को ये लाइन दिखाती है कि ज़ियाउल हक बिलीव दैट गॉड पर्सनली मैनेज्ड हिज अफेयर्स, कि वो चूज़न बाय गॉड है। ये रेफरेंस बताता है कि नावल में ज़िया का पैरानॉय और सेल्फ राइटसनेस कैसे दिखाई गई है। उसके अलावा कंस्पिरेसी थ्योरी हम लोगों को दिखती है अबाउट क्रैश, व्हाट इफ़ इट वाज द मैंगोज़। ये भी लाइन नावल की है। ये सेंट्रल मिस्ट्री पर एक डायरेक्ट हिंट है। उसके अलावा अली सिगरी के पर्सपेक्टिव को देखें अगर ऑन रिवेंज, तो वो समझता है कि रिवेंज इज़ नॉट अबाउट किलिंग, इट इज़ अबाउट मेकिंग द अदर पर्सन रियलाइज देयर मिस्टेक। ये रेफरेंस अली की साइकोलॉजिकल डेप्थ और उसके मोटिव्स को हाईलाइट करती है। उसके अलावा जनरल ज़िया का फेयर ऑफ असैसिनेशन, ही सा असैसिन्स एवरीवेयर इवन इन हिज वाइफ्स प्रेयर, कि उसको हर जगह ये चीज़ दिख रही होती है। ये रेफरेंस पैरानॉय और पावर का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ही यूज़फुल है। इसके अलावा सिंबोलिज्म ऑफ मैंगोज़ अगर हम देखें तो उसके लिए नथिंग इन दिस कंट्री रॉट्स लाइक मैंगोज़ इन द समर। ये लाइन मैंगोज़ को डिके और करप्शन के एक मेटाफर के तौर पर दिखाती है। कंक्लूड अगर हम लोग करें तो ये नावल सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री का एक अल्टरनेटिव वर्जन भी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि रियलिटी सिर्फ वो नहीं होती जो ऑफिशियली नरेट की जाती है। मोहम्मद हनीफ़ ने ह्यूमर, आयरनी और शॉर्ट स्टोरी टेलिंग का यूज़ करके हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई जो साइमल्टेनियसली हिलेरियस भी है और हॉरिफाइंग भी है। अगर आप इस नावल को एक हिस्टोरिकल स्टाइल के तौर पर देखें तो आपको ये समझ आएगा कि किस तरह पावर और पॉलिटिक्स का गेम सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं होता, बल्कि ये हर उस जगह चल रहा होता है जहाँ अथॉरिटी और कंट्रोल का क्वेश्चन उठता है। अगर आपने ये नावल नहीं पढ़ा तो इसको ज़रूर एक्सप्लोर करें, और अगर पढ़ा है तो सोचिए कि क्या ये सिर्फ एक फिक्शनल कहानी है या फिर एक ऐसी हिस्टोरिकल कमेंट्री है जो सिर्फ एक स्टार के मास्क में छुपाया गया है। ये था हमारा आज का लेक्चर अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज़ पर एक कम्प्रीहेंसिव ओवरव्यू जो आपको एग्ज़ाम से पहले एक क्विक येट डीप रिवीजन दे सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। हैप्पी लर्निंग।